नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैं ये वीडियो भी बहुत दिनों बाद डाल रहा हूं। तो ये वीडियो डाले हुए मेरे को बहुत दिन हो गया। ज्योग्राफी का मैंने आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर करा दिया था। पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था। तो आप चिंता मत करो, आपका ये जो न्यू कोर्स है वो मैं आपको ख़त्म करवा दूंगा जल्दी। ठीक है। तो मैं थोड़ा बिजी था, से वीडियो आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है। आज से 1.5 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था ज्योग्राफी का। तो आज 1.5 महीने कुछ हो चुके हैं, तो मैं अपलोड ये वीडियो कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, हमारा क्लास जो है 12th है, न्यू कोर्स हमारा चल रहा था। तो ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है भूगोल। तो इसका जो चौथा अध्याय आपका है मानव विकास, इसका मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये फोटो आप देख सकते हो, मानव का है, थोड़ा मानव विकास का है। ठीक है। और मेरा नाम है अर्जुन। तो फिर शुरू करते हैं अपना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के माध्यम से। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है ऊपर, आप ये सर्च करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और आप ये लिंक देख रहे हो, यहाँ पे हमारे चैनल का लिंक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। आप जब ये नाम सर्च करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो देखो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला बन जाता है, वो बन जाता है कि मानव विकास जो शब्द आपको दिख रहा है, इससे क्या अभिप्राय है या फिर क्या आशय है, क्या अर्थ है, क्या एक तरह से परिभाषा है। ठीक है। तो देखो, का मैंने आपको तीन तीन परिभाषा बताया था चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो देखो, मानव विकास से तात्पर्य हमारा यह है कि लोगों के या मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि करना। यानी किस, कोई मान लो मनुष्य है, उसके जीवन में अगर विकल्पों में वृद्धि हो जाता है, उन मान लो कोई काम करना है। ठीक है। अगर मनुष्य के पास ऑप्शन बहुत है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत ही बहुत ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य का विकास हो चुका है। तो देखो, जीवन स्तर में सुधार होना भी एक तरह से मानव विकास कहला देता है। ठीक है। कह देते हैं उसको मानव विकास, जीवन के स्तर में सुधार। मान लो कोई व्यक्ति एक तरह से भूतकाल में बहुत ही एक तरह से कमजोर था या फिर बहुत ही पिछड़ा हुआ था, तो मनुष्य का भूतकाल जो था और जो वर्तमान चल रहा है, यानी वर्तमान समय जो है वो भूतकाल से कई गुना अच्छा है, तो उसे हम कहेंगे कि मनुष्य के जीवन में सुधार हो रहा है, इसे हम मानव विकास कहेंगे। मान लो आपका जो भूतकाल था, बीता हुआ कल जो है, और जो वर्तमान चल रहा है, तो वर्तमान समय जो है वो बीते हुए कल से काफी अच्छा है, इसे हम कहेंगे मानव विकास। ठीक है। और व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आना, उनके गुणों में परिवर्तन आना, उनमें बहुत सारे गुण आना। ठीक है। इन आपके सामने अर्थ हैं, आप एक भी अर्थ लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आएगा, इससे लंबा नहीं आएगा। इससे लंबा आ जाएगा तो आपसे पूछ सकते हैं, कोई आपके वैज्ञानिक के नाम दे देंगे, उनसे उनका एक तरह से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। आपका दूसरा आ जाता है क्वेश्चन कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि और विकास जो शब्द है, इसमें अंतर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट में कि जो वृद्धि है, वृद्धि का मतलब होता है लंबाई में कोई चीज बढ़ना। विकास का मतलब होता है अंदरूनी मामला, तो आप नाप नहीं सकते। अगर मान लो किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ जाती, तो उसे आप फुट में, सेंटीमीटर में, मीटर में, कैसे भी आप उसको नाप सकते हो। लेकिन किसी व्यक्ति का दिमाग का विकास हो जाता है, उसे आप फुट में, इंची टेप से या किसी भी चीज से नाप नहीं सकते। तो इसे तो कहते हैं विकास। ठीक है। इसे कहते हैं वृद्धि। तो अब इस चैप्टर के माध्यम से इसका क्या मतलब है वो आप समझो। तो देखो, विकास और वृद्धि। तो देखो, विकास जो शब्द है, इसका मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन आना, यानी गुणों में परिवर्तन आना, उसी को हम कहते हैं विकास। ठीक है। और यहाँ देखो, और वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन, यानी मात्रा में परिवर्तन होना। मान लो कि व्यक्ति आज 1 किलो का है, कल 2 किलो का हो जाएगा, कल 5 किलो का हो जाएगा, 10 किलो का बढ़ रहा है, वजन में बढ़ रहा है, इसे हम कहेंगे वृद्धि होना। लेकिन वो व्यक्ति आज एक तरह से ज़्यादा उनको अकल नहीं है, या फिर मान लो कोई पढ़ा नहीं है, ऐसा चीज दिमाग का विकास नहीं हुआ, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे उसका विकास होता है समझ जाते हैं उनका विकास हो चुका है। ठीक है।
लेकिन वृद्धि का मतलब होता है, समझो आप, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, कोई चीज बढ़ रहा है, ठीक है, कोई चीज बढ़ रहा है, उसे हम नाप सकते हैं, उसे हम कहते हैं वृद्धि। इसे कहते हैं जो विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और जो विकास है वो मूल्य सापेक्ष होता है, और ये मूल्य निरपेक्ष होता है। ठीक है, विकास जो सकारात्मक होता है, ठीक है, और जो हमारा वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लो एक व्यक्ति का वजन है 50 kg, कल उसका वजन हो जाता है 39 kg, कम हो जाता है, तो ये क्या है? वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो कोई निश्चित नहीं है। वजन मान लो 50 किलो था, तो कल हो जाए उसका 60 किलो, यानी बढ़ गया, इसे भी हम वृद्धि कहेंगे। अगर कम गया तो इसे भी हम वृद्धि कहेंगे, जैसा कि आप उस चैप्टर में पढ़े थे, दूसरे चैप्टर में। समझ रहे हो? तो ये होता है वृद्धि। तो अब आप समझ गए होंगे वृद्धि और विकास का अंतर। तो देखो, एक वैज्ञानिक का नाम आ जाता है, डॉक्टर महबूब उलक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है, अपने भाषा में संक्षिप्त बताएं। ठीक है, तो देखो, विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। ये आपका बुक नहीं कह रहा, ये जो लाइन आपको दिख रहा है लेखक या वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, ये आपके वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर महबूब उलक। ठीक है, तो ये कहते हैं कि विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है, मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है, विकास परिवर्तनशाली है और इसका उद्देश्य ऐसी दशा में उत्पन्न करता है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सकें। ये हमारे वैज्ञानिक कहते हैं। इनके अनुसार मानव विकास का जो परिभाषा है या जो वर्णन है वो इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, देखो, विकास जो है मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि कर देता है। आपको पता है मानव विकास जीवन के सार्थक सुधार लाता है, और जो परिवर्तनशाली जो है का उद्देश्य ऐसी दशा में उत्पन्न करता है जिससे लोग सार्थक जीवन जी सकें। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हमारा प्रश्न था। अब आपका ये प्रश्न आ जाता है कि यूरोप के अधिकतर देश मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के उच्च स्कोर के अंतर्गत आते हैं। इन देशों का अधिकतर निवेश किस सेक्टर में होता है और क्यों? तो ये दो प्रश्न उठ जाते हैं, क्यों होता है और कैसे होता है। तो ये प्रश्न जो है आपसे इस लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न दोनों एक है, मतलब आंसर दोनों का एक है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है। यहाँ पे देखो, ये प्रश्न जो है हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं और इस तरीके से भी यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश की सेक्टर में अधिक निवेश करते हैं, क्यों? देखो, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका दो प्रकार से है और आंसर भी वही है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसमें थोड़ा हिंट मिल रखा है क्योंकि यहाँ पर नाम आ चुका है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो देखो, मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश जो है सामाजिक सेक्टरों जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य अधिक निवेश, क्योंकि वह जो देश है वो राजनीतिक उपद्रव तथा अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी आपको पता होगा ये जो मानव विकास सूचकांक है, मैंने आपको चैप्टर में बताया था, स्कोर काउंट किया जाता है। ठीक है, स्कोर काउंट इसमें किया जाता है, ये एक इंडेक्स होता है, एक चीज होता है, इसमें पता करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बताता हूँ आपको। तो देखो, आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्न मानव विकास सूचकांक वाले दो देशों की जो कमजोरियां है वो क्या क्या है? राजनीतिक उपद्रव, सामाजिक अस्थिरता, ये दो कमियां हैं हमारे। ठीक है, दोनों काफी मुख्य कमियां हैं। और देखो, दक्षिण एशिया के उन दो अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो या लिखें जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट पर साथ काम किया। तो आपको पता होगा डॉक्टर महबूब उलक और प्रोफेसर अमृतसर सेन। ठीक है, ये इनका नाम है। इन्होंने जो है एक साथ मिलकर इस टॉपिक पर बात किया है। ठीक है, इस टॉपिक में इन्होंने बात किया है। तो हमारा ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो। तो देखो, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव मूल्य सापेक्ष है। आपको पता है कोई तीन तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस
चीज को बता भी रहा है कि जो विकास का अर्थ है वो गुणात्मक परिवर्तन से ही है, और ये मूल्य सापेक्ष है, ये खुद कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ 3 तर्क दो, यानी 3 बातें बताओ जिससे मैं ये समझ सकूं कि ऐसा हो सकता है। तो देखो 3 बातें कौन कौन से हैं। विकास तब ही सार्थक माना जाता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो, यानी मनुष्य का जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें मनुष्य ने वर्तमान समय को सुधार लिया तो उसका जो भूतकाल है वो सुधर जाएगा अपने आप ही, भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आज 30 तारीख है, 30 जुलाई मान लो, ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, तो 30 जुलाई को मनुष्य ने अपना जीवन अच्छे से बिताया। 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त को मनुष्य ने सोचा कि मेरा जो भूतकाल था वो अच्छा बीत गया, ठीक है, और जो भविष्य है वो भी सुधर जा रहा है। यानी कुल मिलाकर मनुष्य वर्तमान दशाओं को सुधार कर अपना भूतकाल और अपना भविष्य काल दोनों सुधार सकता है। विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि आती है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, ये कहते हैं इसके अनुसार। ठीक है, परंतु केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास नहीं है। यहाँ पे एक तर्क दिया गया है, विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो जाए, यानी गुणों के अंदर सकारात्मक वृद्धि। अर्थात किसी स्थान पर यदि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था भी बढ़ रही है, जब वह वृद्धि के साथ विकास कहा जाएगा। यानी मान लो नुकसान तो हो रहा है लेकिन कमाई भी हो रही है, तो इसे हम कह देंगे विकास, क्योंकि नुकसान तो हो ही रहा है, कमाई भी हो रहा है। ठीक है, यानी फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, तो ये कह देते हैं इसमें। ये आपका इंपॉर्टेंट था, 3 तर्क आप ध्यान रख सकते हो। ये आपका जो है इस स्लाइड आपका डॉक्टर महबूब उलक द्वारा मानव विकास का, ये आपका स्लाइड 2 बार आ चुका है, तो ये हमने पढ़ रखा है। तो आगे चलते हैं। तो देखो, मानव विकास सूचकांक के मुख्य सूचकांकों का वर्णन कीजिए। मानव विकास सूचकांक में जो मुख्य इंडेक्स है तो उसका एक तरह से वर्णन करो। तो आपको पता होगा जो एकदम मेन है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ये केंद्र बिंदु है पूरा का पूरा। मनुष्य अपना विकास भी इन्हीं के सहायता से करता है। ठीक है, यहाँ आप 3 सूचकांक देख सकते हो। और देखो, मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख सूचकांक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एक स्वस्थ स्वास्थ्य जीवन का सूचक है। और शिक्षा मतलब जो व्यक्ति शिक्षित रहता है, वो भी एक पॉइंट आ जाएगा। संसाधन तक पहुंच, जो व्यक्ति अपना कार्य करता है और उसको पता होना चाहिए संसाधन किस प्रकार से उपयोग करते हैं। मान लो आपके सामने मैंने एक चीज रख दिया, या मान लो आपके सामने प्रिंटर रख दिया। अब प्रिंटर कैसे चलाते हैं वो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या प्रिंटर चला लोगे? नहीं चला पाओगे। आप वहां पे थोड़ा तुक्का मारोगे, ठीक है, तो देखोगे कि वो कैसे चल रहा है। तो कुल मिलाकर संसाधन, मान लो संसाधन तो हमारे यही है, कौन? प्रिंटर तो हमारा संसाधन है। अब ये संसाधन जो है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि प्रिंटर कैसे चलेगा, ओपन कैसे होगा, क्या कहते हैं? संसाधन तक पहुंच नहीं। तो आप यूट्यूब के साथ सीखोगे, यूट्यूब से या आप किसी से पूछोगे, है ना? तो ये होता है। तो हमारा संसाधन तक पहुंच बहुत ही मेन पॉइंट है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो बहुत ही मतलब आप संसाधन से बहुत ही कम मिलते, है ना? तो कुल मिला के संसाधन हमारे पास जितने भी हैं, संसाधन आपको पता होगा इसे कहते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो जो संसाधन है उस तक पहुंच होना चाहिए। तो आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि संसार के विभिन्न देशों में जो मानव विकास के निम्न यानी उच्च स्तरों क्यों स्तर जो क्यों बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं? उदाहरण दे के समझाओ। तो देखो, उच्च स्तर वाले जो देश हैं वो आपके सामने, निम्न स्तर वाले देश जो हैं वो आपके सामने। यानी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने मानव विकास नहीं किया, अपना विकास नहीं किया और कुछ कर लिए। देखो कौन कौन कर रखे हैं और कौन कौन नहीं। तो इन देशों में सेवाओं जैसे मान लो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है, तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की जो प्राथमिकता होती है। राजनीतिक उपद्रव है एवं सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई भी माहौल नहीं लगता कि सरकार जो है एक तरह से काम नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। ये अच्छे एक तरह से, ये उच्च मैं बता रहा हूँ आपको, उच्च स्तर वाले देश यहाँ पे मानव विकास हो चुका है। ठीक है, जैसे मान लो आइसलैंड, ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया, लैक्जेमबर्ग, कनाडा, ये सब आपके आ जाते हैं, नॉर्वे, ये आपके आ जाते हैं जिन्होंने अपना मानव विकास कर चुका है, जिन्होंने कर लिया है। अब जिन्होंने नहीं किया या फिर थोड़ा थोड़ा सा किया है, ठीक है, वो कौन कौन है? सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। इन देशों में जो प्रतिरक्षा है एवं ग्रह लय शांत करने में अधिक व्यय होता है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की जो गति वो बहुत धीमी है। इसमें इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ आप। अधिकांश देश जैसे मान लो राजनीतिक उपद्रवों, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारी, दौर गुजर, इस प्रकार के जो माहौल है वो निम्न देश जो आते हैं उनमें हो जाते हैं। मान लो कोई ऐसे देश हैं जिन्होंने जिसमें ये हाल है, उन्होंने अपना मानव विकास नहीं किया है, ठीक है। कुछ देश यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संसार के जो विभिन्न देश हैं तो किसने अपना मानव विकास किया है अधिक और किसने, तो आपने यहाँ देख लिया। ठीक है? तो चलते हैं आगे। आगे आपका एक प्रश्न आ जाता है, बहुत ही आपको कहूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको चैप्टर में बिल्कुल विस्तार से बताया है और वहां पे मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर में आएगा, बोर्ड पे निर्भर करता है आपका कौन सा बोर्ड है। तो देखो, मानव विकास के जो विभिन्न उपागम है उसका वर्णन करें। अब ये जो आपके उपागम है इंपॉर्टेंट तो बहुत है, तो आपको समझना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आय उपागम का मतलब क्या है? यहाँ मनुष्य को आय के साथ जोड़कर बताया जाता है। किस व्यक्ति के पास पैसे अधिक हैं उसका विकास हो चुका है, यहाँ ये मानते हैं। समझ रहे हो? यानी आय उपागम का मतलब है मनुष्य को पैसों के साथ जोड़कर दिखाया जाता है, उन्हें कहते हैं आय उपागम। यहाँ पढ़ भी सकते हो आप, यह मानव के सबसे पुराने उपागम में से एक है, आप लिख भी सकते हो। नहीं, इसमें जो मानव विकास का मानव विकास जो है उसको आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। मैंने आपको बताया स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है, ये बताते हैं हम, ठीक है। ये आप समझोगे कैसे? आप ऐसे समझो, आय उपागम का मतलब है आय के साथ जोड़कर व्यक्ति को बताना। यानी जिस व्यक्ति का आय सबसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, वो अपना विकास कर चुका है, जिस पर पैसे कम है वो अपना विकास नहीं कर चुका है। ठीक है, यहाँ का मतलब ये हो गया। कल्याण उपागम का मतलब है सरकार जो है वो व्यक्ति के लिए क्या क्या कल्याण के लिए क्या क्या व्यवस्था चलाती है, इसे हम कहते हैं, इसमें आ जाता है। अगर मान लो कोई सरकार जो है जनता के लिए बहुत ज्यादा कल्याण सेवाएं चलाती है तो इसका मतलब है कि उस देश का, उस राज्य का विकास हो चुका है। अगर नहीं चलाती है तो नहीं हो चुका। और हमारा जो है आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसका मतलब क्या होता है? आधारभूत आवश्यकता उपागम का मतलब है कि रोटी, कपड़ा, मकान, अगर ये व्यक्ति के पास है तो उसने अपना विकास कर चुका है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। जैसे मान लो इस उपागम को मूल रूप से, है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का आ जाता है थोड़ा सा। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं, जैसे मान लो शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास, मतलब घर, आवास का मतलब घर, की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के पर्सन अपेक्षा, ये मैंने आपको बताया था, इसमें मनुष्य का आधारभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज मनुष्य के पास है तो अपना विकास कर चुका है या फिर आने वाले समय में कर सकता है। ठीक है। क्षमता उपागम, तो देखो इस उपागम का जो शब्द है वो इस महान वैज्ञानिकों ने दिया है। संसाधनों तक जो पहुंच के जो क्षेत्र है उसमें मानव क्षमताओं का निर्माण करना, एक तरह से करना, बढ़ते मानव विकास की जो ये वो है, यानी इसमें मनुष्य की क्षमता को देखा जाता है। ये 4 उपागम हो जाएंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो और याद भी रख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे आपका आ जाएगा स्तंभ। स्तंभ भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2 टॉपिक है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला उपागम और दूसरा स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है पिलर्स। मान लो यहाँ पर एक मकान बन रहा है ऐसे, यहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पे एक पिलर है। पिलर का मतलब क्या होता है? जो एक तरह से जो हाल के रखता है, उसका मतलब व्यक्ति भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कोई मकान भी हो सकता है। अब पिलर जो है वो मकान को संभाल के रखता है। उसी प्रकार मानव विकास को कौन संभाल के रखता है वो आपको बता। क्षमता ये संभाल के रखेगा, सतत पोषणीयता ये भी संभाल के रखेगा, उत्पादकता, सशक्तिकरण वो आगे बताऊंगा आपको, ये 2 और संभाल के रखते हैं।
ठीक है, समझ रहे हो। तो समता का मतलब क्या होता है, समानता, तो हम समानता भी कहते हैं, समता भी कहते हैं। यानी किसी समाज में अगर लोगों के बीच समानता ही नहीं है तो वहां पे विकास नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर से बताया, आप पढ़ भी सकते हो यहाँ, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप, मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझो। देखो, समता का मतलब ये होता है समानता। अगर मान लो कोई समाज है, वहां पे अगर लोगों के बीच समानता नहीं है तो अपने विकास नहीं कर सकते। देश है, वहां पे समानता नहीं है, वो विकास नहीं कर सकते। ठीक है। सतत पोषणीयता का मतलब होता है जो संसाधन आज यहाँ पे उपलब्ध हैं, यहाँ पे आपको समझा। तो देखो, यहाँ पे आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। मान लो सतत पोषणीयता है, सतत पोषणीयता, ये हमारा हो गया टॉपिक। सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है, मान लो ये पूरा एक इलाका है, यहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल, जीव जंतु सब कुछ, और मान लो कुछ संसाधन भी, एक तरह संसाधन है। तो ये जो संसाधन है इनका प्रयोग यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति ऐसे करेंगे कि जो इनकी पीढ़ियां हैं वो भी आने वाले समय में इनका प्रयोग कर सके, इन संसाधनों से वंचित ना रह जाए। तो इसी को हम कहते हैं सतत पोषणीयता। यानी संसाधनों का ऐसे प्रयोग करना ताकि उनकी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जनरेशन जो है, वो उनका प्रयोग आसानी पूर्वक अच्छे से कर सके। इसी को हम कहते हैं सतत पोषण। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो देखो, मैंने आपको समझाया। तो ये होता है हमारा सतत पोषणीयता का अर्थ। यहाँ पे सेम टू सेम बातें लिखी हुई, आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम सीधे तीसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। देखो, उत्पादकता का मतलब ये होता है कि, एक तरह से आपको यहाँ पढ़ के बताता हूँ। देखो, यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग जो है वो मानव श्रम से किया गया है। उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने, मान लो कोई व्यक्ति है, 10-15 व्यक्ति हैं, उनको कोई जानकारी नहीं संसाधन का, कुछ उनको पता नहीं है, तो उनको भी बताना ताकि वो भी अपना विकास कर सके। यानी लोगों को बताना चाहिए संसाधन कैसे उपयोग होता है, कुछ ऐसी चीजें बताओ ताकि उनका भी विकास हो सके। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाता है हमारा उत्पादकता। सशक्तिकरण, यानी कोई पिछड़े वर्ग हैं, ओबीएस, ओबीसी, ठीक है, एसटी, ये सब जो भी पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, उनको जो है कुछ पता नहीं रहता। ठीक है, या मान लो कि दिव्यांग है, कोई पता नहीं रहता, तो उनको सक्षम बनाना ताकि वो भी अपना विकास कर सकें। ठीक है, ये आ जाएगा सशक्तिकरण में। पढ़ लो आप। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए किया जाता है, जिससे वह विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो। यानी मान लो कोई व्यक्ति है, वो दिव्यांग है, उसके हाथ पैर नहीं है, ठीक है, तो वो अपना विकास कैसे करेगा। तो उसको भी सक्षम बनाना चाहिए, थोड़ा सा बताना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको थोड़ा सा डीप बताया, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन चुका है, तो आप इस टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़ें ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, तो जितना हो सके उतना शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, अगर लाइक नहीं करोगे तो वो भी आपका ही नुकसान है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो आपको नहीं मिलेगा अगर ये आप क्लिक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके पास मैसेज नहीं आएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है या फिर हमारा चैप्टर आएगा वो है प्राथमिक। ठीक है, तो मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।